नमस्कार। बीए सेमेस्टर थर्ड का जो सिलेबस है आपका, उसमें अगर हम फर्स्ट यूनिट को उठाएं तो इसमें से ट्रेजेडी एंड टाइप्स ये टॉपिक कवर हो चुका है। मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है चैनल पर। बीए सेमेस्टर थर्ड करके ही नाम है उस प्लेलिस्ट का, उसी में इंक्लूडेड है ये जो वीडियो है। फिर सेकंड टॉपिक कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स, ये भी वीडियो बन चुका है, अपलोडेड है। ट्रेजी कॉमेडी ये भी अपलोडेड है। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा मैं अभी आज अपलोड कर रही हूँ। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ अपलोडेड है। पोइटिक ड्रामा जो अगला वीडियो होगा मेरा पोइटिक ड्रामा पर होगा। क्लोजेड ड्रामा फिर उसके बाद, और प्रॉब्लम प्ले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड ये भी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा हिस्टोरिकल ड्रामा जो कि आपके इस सिलेबस में तो नहीं दे रखा है, लेकिन कभी कभी बाद में इंक्लूड हो जाता है। जैसे फ्री वर्स था तो यहाँ सिलेबस में नहीं दे रखा था, लेकिन आपके सिलेबस में था, तो इसलिए मैंने हिस्टोरिकल ड्रामा भी उसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बनाया है। तो चलिए आज देखते हैं हम एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा को। सब्जेक्टिव एक्सप्रेशनिज्म ऑफ अ राइटर्स फीलिंग्स, यानी जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है उसमें सब्जेक्टिव होता है आत्मपरक। जब दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव लिटरेचर होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में व्यक्ति बात करता है बाहर की चीज़ों की, सब्जेक्टिव में बात करता है अपने अंदर की चीज़ों की। तो ये जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है ये एक सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन है, यानी आत्मपरक अभिव्यक्ति है ऑफ अ राइटर्स फीलिंग्स, एक लेखक की भावनाओं की। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा फ्लरिश्ड इन जर्मनी बिटवीन 1910 एंड 1924। तो ये जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है ये फ्लरिश्ड का मतलब होता है फला फूला, जर्मनी में 1910 से 1924 के बीच में। इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इंटेंसली सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर्स डीपेस्ट फीलिंग्स। इट वॉज कैरेक्टराइज मतलब कि इसकी खासियत थी बाय इट्स इंटेंसली सब्जेक्टिव, यानी इसके अंदर इंटेंस होता है बहुत गहरा, सब्जेक्टिव आत्मपरक, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, यानी इसकी जो खासियत थी बहुत गहरी आत्मपरक अभिव्यक्ति थी ऑफ द राइटर्स डीपेस्ट फीलिंग्स, लेखक की जो सबसे गहरी भावनाएं हैं उनकी। तो सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन मतलब जो एक्सप्रेशन ड्रामा है उसमें व्यक्ति की आत्मपरक अभिव्यक्ति होती है, यानी खुद की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। इट वॉज कॉल्ड द ड्रामा ऑफ द सोल, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, ड्रामा ऑफ द सोल, यानी आत्मा का नाटक, अपनी आत्मा से निकला हुआ नाटक। इट एक्सप्रेसेस द रिबेलियस प्रोटेस्ट ऑफ अ यूथ अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बाय हिज स्ट्रेस ऑन लैंग्वेज, often profoundly lyrical, at the expense of plot and psychological drawn characters। और इसकी क्या खासियतें हैं देखिए। इट एक्सप्रेसेस ये अभिव्यक्त करता है द रिबेलियस प्रोटेस्ट, रिबेलियस होता है जहाँ विद्रोह होता है यानी विद्रोही, और प्रोटेस्ट होती है विरोध, तो विद्रोह से भरा हुआ विरोध इसमें जाहिर होता है ऑफ अ यूथ यानी युवा वर्ग का, अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है जो बनावट है उसके खिलाफ, बाय हिज स्ट्रेस और ऑन लैंग्वेज, और इसमें जो स्ट्रेस होता है, जो जोर होता है लेखक की तरफ से, भाषा पर जोर होता है। ऑफन प्रोफाउंडली लिरिकल, अक्सर ये जो भाषा होती है प्रोफाउंडली माने गहरे तौर पर, लिरिकल मीन्स काव्यात्मक होती है यानी पोइटिकल होती है, एट द एक्सपेंस ऑफ प्लॉट, और ये प्लॉट की कीमत पर होता है। ऐसा प्लॉट यानी जो कथानक है वो उतना ख़ास नहीं होता, जो इसमें ख़ास है वो एक्सप्रेशन होता है, यानी लेखक का जो एक्सप्रेशन है, जो कैरेक्टर है उसके अंदर की अभिव्यक्ति वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बजाय प्लॉट के। तो एट द एक्सपेंस ऑफ प्लॉट यानी प्लॉट की कीमत पर, कथानक की कीमत पर। एंड साइकोलॉजिकल ड्रॉन कैरेक्टर्स, और इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल माने मनोवैज्ञानिक रूप से ड्रॉन खींचे गए कैरेक्टर्स पात्र होते हैं। तो ये सब इसकी खासियतें हैं। एक तो इसकी लैंग्वेज बड़ी लिरिकल होती है, स्ट्रेस लैंग्वेज पर होता है, और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो साइकोलॉजिकली ड्रॉन होते हैं यानी मनोवैज्ञानिक रूप से खींचे गए पात्र होते हैं। फिर है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फैमिली सिस्टम डोमिनेटेड बाय द फादर्स,
यहाँ एक प्रोटेस्ट है, विरोध है अगेंस्ट द फैमिली सिस्टम, यानी जो परिवार व्यवस्था है उसका, डोमिनेटेड बाय द फादर्स, जो कि पिताओं के द्वारा डोमिनेटेड है, रूल्ड है, जिस पर शासन किया जाता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ ज़्यादातर जो परिवार होते हैं पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, हमेशा पिता की चलती है, पिता डिसाइड करते हैं क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में या इधर जो एशिया के देशों में ऐसा होता है, सभी जगह ऐसा होता है कि जो परिवार होते हैं वो रूल्ड बाय द फादर, यानी कि पितृसत्तात्मक होते हैं, डोमिनेटेड बाय द फादर। ये उसके खिलाफ विद्रोह है। कभी कभी पिता एक तानाशाह बन जाते हैं, तो उसी के खिलाफ यहाँ विद्रोह है। द सोसाइटी अगेंस्ट विच द जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट प्रोटेस्टेड, तो वो समाज जिसके खिलाफ जर्मनी के अब एक्सप्रेशनिस्ट को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति होती है, तो अभिव्यक्तिवादी आप कह सकते हैं। तो जो जर्मन अभिव्यक्तिवादी, या फिर आप इसको एक्सप्रेशनिस्ट ही बोलिए, तो जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट ने जिस समाज के खिलाफ विद्रोह किया, एंड विच वॉज इफेक्टिवली डिस्ट्रॉयड बाय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसको कि प्रभावी रूप से जिसका विनाश कर दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा, वॉज बेस्ड ऑन अ पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम। तो ये आधारित था, पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था पर आधारित था, विच टेंडेड टू स्मॉथर द डेवलपमेंट ऑफ यूथफुल इंडिविजुअलिटी। तो ये जो पितृसत्तात्मक परिवार थे, इनकी क्या टेंडेंसी होती थी, विच टेंडेड यानी उनकी टेंडेंसी होती थी टू स्मॉथर, स्मॉथर आप कह सकते हैं दबाना, तो वहाँ पर दबाया जाता था द डेवलपमेंट, विकास ऑफ यूथफुल इंडिविजुअलिटी, यूथफुल युवावस्था से भरी हुई इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगतता, वैयक्तिकता, यानी एक व्यक्ति का अपना एग्जिस्टेंस होता है, वो यहाँ इन परिवारों में जहाँ पिता की सत्ता है उसमें पॉसिबल नहीं होता था, यानी इंडिविजुअल अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। जो इम्पोर्टेंट होता है वो पिता की सत्ता, पिता के बनाए कानून वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ इंडिविजुअलिटी दबाई जाती है और इसी के खिलाफ ये विद्रोह था। मोस्ट एक्सप्रेशनिस्ट प्लेज, यानी ज़्यादातर जो एक्सप्रेशनिस्ट नाटक हैं, हैव अ सीन और सीन्स, उनमें या तो कोई एक दृश्य होता है या एक से ज़्यादा दृश्य होते हैं, इन विच, जिनमें के चिल्ड्रन असर्ट, बच्चे कहते हैं या बच्चे स्थापित करते हैं, बताना चाहते हैं, देयर इंडिविजुअलिटी, अपनी वैयक्तिकता, बाय अपब्रीडिंग, डांट कर, देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, ऑफन डूइंग दैम वायलेंस, जो कि अक्सर उनके साथ हिंसा कर रहे होते हैं। भारत में तो बच्चों को मारने का बड़ा प्रचलन है, माता पिता बच्चों को खूब पीटते हैं। अब थोड़ा कम हो गया है, पहले तो बहुत पीटा जाता था, स्कूल में भी पीटा जाता, घर में भी पीटते थे, स्कूल में भी पीटते थे, स्कूल में टीचर पीटते थे। तो ऐसा सिर्फ यही नहीं था, हम हर जगह था। अब तो बड़े कानून बन गए हैं विदेशों में, बच्चे को आप मार नहीं सकते, पहले ऐसा नहीं था। तो ये उन माता पिता के खिलाफ विद्रोह था। तो इन नाटकों में, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा में क्या होता है, ऐसे सीन्स होते हैं, ऐसे दृश्य होते हैं जिनमें बच्चे अपने माता पिता को डांट रहे होते हैं, उनकी आलोचना कर रहे होते हैं, फटकार रहे होते हैं, ऑफन डूइंग दैम वायलेंस, जो अक्सर उनके साथ हिंसा करते हैं, समटाइम्स, और कभी कभी टू द एक्सटेंट ऑफ, यानी इस हद तक, ऑफ रेप एंड मर्डर। तो कभी कभी माता पिता कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर देते हैं अपने बच्चों के साथ। कैरेक्टर्स, डायलॉग्स एंड लैंग्वेज, इसके कैरेक्टर्स यानी कि पात्र, डायलॉग यानी कि संवाद, और लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो एक्सप्रेशन ड्रामा के किस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, किस तरीके के संवाद होते हैं और किस तरीके की लैंग्वेज होती है। द लीडिंग कैरेक्टर, जो मुख्य पात्र होता है इन एन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले, एक एक्सप्रेशनिस्ट नाटक में, ऑफन पोर्स आउट, अक्सर पोर आउट माने बाहर निकाल देना, उड़ेल देता है, हिज सोल, अपनी आत्मा को, इन लॉन्ग मोनोलॉग्स, लंबे लंबे मोनोलॉग्स में, मोनोलॉग जिसमें एकल संवाद बोला जाता है, इसको आप सोलेलोकी भी बोल सकते हैं, जैसा कि आपने शेक्सपियरियन ड्रामा में देखा था। ओथेलो में बहुत सारी सोलेलोकीज़ आपने देखी थी, मैकबेथ में देखी थी, हैमलेट में भी देखी हैं, और
डॉक्टर फॉस्टर्स में भी बहुत सारी सोलिलोकी थी, तो इनको आप मोनोलॉग्स या सोलिलोकी बोल सकते हैं। तो ऐसे मोनोलॉग्स इन ड्रामाज में पाए जाते हैं जिसमें ऑथर अपनी आत्मा की बात जो अंदर छिपी हुई है उसको उड़ेलता है। यूजुअली अक्सर काउज माने वो लिपटी रहती है इन एन एलिप्टिकल लैंग्वेज। एक एलिप्टिकल आप कह सकते हैं कि जो गोलमोल भाषा है, ऐसी भाषा में वो लिपटी रहती है उनकी आत्मा। दैट इज़ नॉट सो मच फ्रेम्ड टू कैरी स्टेटमेंट्स, जो कि इतनी ज़्यादा बनी नहीं होती। फ्रेम्ड माने बनी होती है तो इतनी नहीं, नॉट दैट इज़ नॉट सो मच फ्रेम्ड, जो इतनी ज़्यादा नहीं बनी होती टू कैरी स्टेटमेंट्स, यानी कि जो कथन हैं उनको देने के लिए, एज टू परमिट व्हाट इज़ कॉल्ड द एक्सप्रेशनिस्ट स्क्रीम टू बी हर्ड। तो बजाय इसको कथन कहने के, आप इसको स्टेटमेंट न कहकर आप इसको कह सकते हैं एक्सप्रेशनिस्ट स्क्रीम, यानी कि स्क्रीम होती है चीख। तो एक अंदर से चीख निकलती है ड्रामेटिस्ट के टू बी हर्ड, जो कि समाज के द्वारा या ऑडियंस के द्वारा सुनी जानी है। तो यहाँ जो संवाद होते हैं, यहाँ जो डायलॉग्स होते हैं, यहाँ या फिर कहिए जो मोनोलॉग्स होते हैं, वो ऑथर के अंदर की चीखें होती हैं, जो कैरेक्टर है उसके अंदर की चीखें होती हैं जो वो समाज को सुनाना चाहता है। द सेकेंडरी कैरेक्टर्स, और जो द्वितीयक पात्र होते हैं, यानी जो मेन कैरेक्टर है हीरो या हीरोइन, उसके अलावा जो कैरेक्टर्स होते हैं, आर सेल्डम मोर देन पपेट्स। तो सेल्डम माने मुश्किल से ही कभी ऐसा होता है कि वो मोर देन पपेट होते हैं, यानी कठपुतलियों से ज़्यादा होते हैं। तो वो जो बाकी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कठपुतलियों की तरह होते हैं, पपेट फिगर्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फैमिली, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ द फैमिली, परिवार के। तो जिस परिवार के खिलाफ एक व्यक्ति विद्रोह कर रहा है, उसी परिवार के रिप्रेजेंटेटिव्स, बाकी सदस्य, बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं। एंड ऑफ दोज हु कन्फर्म टू द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी, और ये जो बाकी के पात्र होते हैं, बाकी के कैरेक्टर्स होते हैं, वो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं हु कन्फर्म का मतलब है सपोर्ट करना, तो या फॉलो करना, टू द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, समाज के जो आदर्श हैं उनको वो फॉलो करते हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो उनके खिलाफ विद्रोह करता है। तो ये जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं वो केवल पपेट फिगर्स होते हैं। ये थोड़ा सा मैटर मैंने दूसरी बुक से और लिया है। यहाँ कुछ ऑथर्स के नाम भी हैं, जो पिछली बुक में से आपको अभी बताया था मैंने, उसमें कुछ ऑथर्स के नाम नहीं थे। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा विच फ्लरिश्ड इन जर्मनी, तो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा जो कि फ्लरिश्ड माने फला फूला इन जर्मनी में बिटवीन अबाउट 1910 एंड 1924, 1910 से 1924 के बीच में, वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इंटेंसली सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर्स फीलिंग। तो ये बात तो हमने वहाँ भी की थी, उस वाली बुक में भी देखा था कि इसमें राइटर की गहरी फीलिंग्स, लेखक की जो गहरी भावनाएं हैं वो अभिव्यक्त होती हैं, यूजुअली प्रायः थ्रू अ लीडिंग कैरेक्टर, मुख्य पात्र के माध्यम से, हु एक्ट्स एज द ड्रामेटिस्ट पोइट्स ऑल्टर ईगो, जो कि एक्ट्स माने जो कि कार्य करता है, जो ड्रामेटिस्ट पोइट है यानी जो लिखने वाला है, नाटककार है, उसके ऑल्टर ईगो के रूप में कार्य करता है। ये जो कैरेक्टर होता है, ऑल्टर ईगो मतलब कि वो जो ऑथर है खुद आके सामने नहीं कह सकता अपनी बात को, जो कहना चाहता है तो उस पात्र से कहलवाता है। तो वो जो पात्र है, वो जो मेन कैरेक्टर है, वो उस ऑथर का ऑल्टर ईगो हो गया, यानी खुद ऑथर ही हो गया लगभग एक तरीके से। बाय इट्स रेबेलियस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, तो उसका विद्रोह होता है, रेबेलियस प्रोटेस्ट होता है अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, समाज की बनावट के खिलाफ। द टर्म एक्सप्रेशनिस्ट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द फ्रेंच पेंटर। अच्छा, ये यहाँ पर अलग नाम दिया हुआ था, मैं ये नाम मैंने आपके लिए ढूंढ कर लिखा है। एंटोनिन मैटेजक, ये MATEJCEK, ये नाम आप लिख लीजिएगा। ये इतना इससे छोड़िए, मैंने एक तो ये नाम आपके लिए लिखा है कि ये जो टर्म पहले किसने यूज़ किया, और दूसरा फादर ऑफ एक्सप्रेशनिज्म जो जिनको कहा जाता है उनका नाम ये है वैन गॉग, VANGOGH, ये आप नोट कर लीजिएगा। मैंने आपके लिए अलग एक और बुक थी वहाँ से ढूंढ के लिखा था।
स्ट्रिनबर्ग इज रिगार्डेड द प्रीकर्सर ऑफ द सिम्बोलिस्ट एंड एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। तो इनका नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनको स्ट्रिनबर्ग इज रिगार्डेड, ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग है इनका नाम। तो इनको रिगार्डेड माने माना जाता है द प्रीकर्सर माने अग्रदूत ऑफ द सिम्बोलिस्ट एंड एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। तो सिम्बोलिस्ट और एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का इनको प्रीकर्सर यानी अग्रदूत माना जाता है, यानी जिन्होंने सबसे पहले लिखा। ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी, प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के। ही मेड हिज डेब्यू, यहाँ इज़ नहीं आएगा, हिज आएगा। उन्होंने अपना डेब्यू किया यानी शुरुआत की बाय डेमेस्कस, टू डेमेस्कस ये नाटक से, द डांस ऑफ डेथ एंड द ड्रीम प्ले, ये इनके ड्रामास के नाम हैं, आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। हियर ही यूज्ड फ्राइडियन कंसेप्ट, तो यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया फ्रायड के कंसेप्ट। फ्रायड से तो आप परिचित होंगे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं 20वीं शताब्दी के, जिन्होंने कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किताब लिखी है, बहुत फेमस रहे हैं फ्रायड के कंसेप्ट्स। तो इन्होंने यानी कि स्ट्रिनबर्ग ने यूज़ किया है फ्रायड के कंसेप्ट्स को, यानी साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट्स हैं फ्रायड के, वो उन्होंने यूज़ किए हैं। ऑफ ड्रीम यानी सपनों के, एंड परसीव्ड एन अंडर करेंट, और उन्होंने परसीव्ड माने देखा है, एन अंडर करेंट होता है जो नीचे बहती हुई धारा, ऑफ वेलिंग विलाप की, अ साइलेंट सैड म्यूज़िक एक शांत दर्द से भरा हुआ संगीत, एंड द डार्क ये पैसिनिस्टिक गलत है, पैसिमिस्टिक एटीट्यूड। तो ये सब उनके नाटकों में दिखता है। अर्नेस्ट टोलर रोट मासेस एंड मैन एंड द मशीन रैकर, कार्ल कोपेक एंड कैसर आर द अदर जर्मन राइटर्स। तो ये सभी एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स हैं और जर्मन राइटर्स हैं, और जर्मनी में ही शुरू हुआ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ये आपको याद रखना है। इन अमेरिका, अमेरिका में यूजेन ओनेल, इनका नाम आपको याद रखना है, ये अमेरिकन ऑथर हैं। इन्होंने अमेरिका में ये एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा लिखा। तो इन अमेरिका, अमेरिका में यूजेन ओनेल यूज्ड एक्सप्रेशनिज्म इन हिज प्लेस, तो उन्होंने अपने नाटकों में यूज़ किया एक्सप्रेशनिज्म को। एम्परर जोन्स, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, अ मून फॉर द मिसबिगॉटन, यहाँ TH दा होना चाहिए, अ मून फॉर द मिसबिगॉटन, बियॉन्ड द हॉराइजन, लेजारम लाफ्ट, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, और ये हेयर ये दोनों तो अक्सर रहते हैं सिलेबस में, पता नहीं आपके सिलेबस में क्यों नहीं रखे हैं, इनमें से एक तो रहता है, लेकिन ये दोनों उनके बहुत फेमस ड्रामाज हैं, बहुत पॉपुलर ड्रामाज हैं, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा और द हेयर आर हिज फेमस प्लेस। तो ये उनके ड्रामास के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, खासकर मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा और द हेयर इनके नाम तो आप बिल्कुल मत भूल जाइएगा कि ये यूजेन ओनेल के लिखे हुए हैं। एक्सप्रेशनिज्म इज़ अ ड्रामेटिक टेक्निक, तो एक्सप्रेशनिज्म एक नाटक की तकनीक है विच डिपिक्ट्स, जो कि वर्णन करती है द इनर रियलिटी, जो अंदर की वास्तविकता है, ऑफ द कैरेक्टर पात्र की। द कैरेक्टर्स सबकॉन्शियस इज़ प्रोब्ड डीपर, जो पात्र है उसका सबकॉन्शियस, एक तो कॉन्शियस माइंड होता है जो हमेशा जब हम जगते हैं तब एक्टिव रहता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हम जगते हैं तब तो वो सोया रहता है, लेकिन जब हम सोते हैं तब वो जगता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ कैरेक्टर के सबकॉन्शियस माइंड को प्रोब माने कुरेदा जाता है, डीपर माने गहरा, डीपर एंड डीपर, और गहरा कुरेदा जाता है। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं या भुला देते हैं, वो एक्चुअली हम भूलते नहीं हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई होती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं और भुला देते हैं, लेकिन हमारी मेमोरी से वो डिलीट नहीं होती, वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। जैसे आप मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं, और रिसाइकल बिन से फिर आप उनको रिट्रीव कर सकते हैं। वैसे ही हमारे दिमाग में जो चीज़ें कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, वो हमें सोते वक्त हमारे दिमाग से निकल कर बाहर आ जाती हैं, तो सपनों के रूम में हमको दिखाई देती हैं। तो यहाँ इन ड्रामाज में क्या है, द कैरेक्टर सबकॉन्शियस इज़ प्रोब डीपर एंड डीपर, तो बहुत गहरा कुरेदा जाता है सबकॉन्शियस माइंड को, टू डिस्कवर
पता लगाने के लिए व्हाट गोज़ ऑन विद इन हिज सोल, कि उसकी आत्मा के अंदर क्या चल रहा है। लाइफ की कुछ जो कड़वी यादें होती हैं जिनको हम भूल जाते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, तो उनको यहाँ कुरेदा जाता है कि आखिर हमारी आत्मा में चल क्या रहा है। हैविंग नो कंसर्न विद एक्सटर्नल्स, यानी हैविंग नो कंसर्न, कोई संबंध नहीं होता विद एक्सटर्नल्स माने बाहरी चीज़ों से। द एक्सप्रेशनिस्ट एक्सप्लोर्स द आइडिया, तो जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामाटिस्ट है वो एक्सप्लोर्स माने खोजता है द आइडिया, विचारों को। द सोर्स ऑफ कंडक्ट, आचरण के स्रोत को। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके हाथ से बड़े गलत काम हो जाते हैं, और आपको ताज्जुब होगा कि इतना अच्छा आदमी ऐसा काम भी कर सकता है। तो ये जो सोर्स ऑफ कंडक्ट है वो कहीं वहीं सबकॉन्शियस में उनका छुपा होता है, उनके आचरण का जो स्रोत है कहीं अंदर उनके सबकॉन्शियस में, उनकी आत्मा में छिपा होता है। कभी बहुत सारे सोशियोलॉजी में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लोग बात करते हैं क्रिमिनल्स से जाकर, उनके इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं, तो वो बड़े ताज्जुब की बात होती है कि वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनमें कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम किए होते हैं। इट इज़ द बेसिक क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशनिज्म, तो ये बेसिक क्वालिटी है यानी मूलभूत गुण है एक्सप्रेशनिज्म का। व्हेन वॉइसेस आर हर्ड, जब आवाज़ें सुनी जाती हैं, फॉर दे रिप्रेजेंट द इनर रियलिटी, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो प्रतिनिधित्व करती हैं, नुमाइंदगी करती हैं द इनर रियलिटी, जो अंदर की वास्तविकता है उसकी। इन द प्ले द हेयर, ये मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है द हेयरी एप और मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। तो यहाँ इस नाटक में द प्रोटैगोनिस्ट, जो मुख्य पात्र है यांग, सिम्बोलाइजेस, वो मीन्स प्रतीक है, द मैन, उस आदमी का, हु हैज़ लॉस्ट, जो खो चुका है, हिज ओल्ड हारमनी, अपनी पुरानी लय, विद नेचर, प्रकृति से। ही हियर्स द अप्रोर, वो शोर सुनता है, एंड आस्क्स देम टू कीप क्वाइट, और यानी जो शोर है, जो आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं, उनसे कहता है कि भाई शांत रहो, चुप रहो। ही वॉन्ट्स टू इवेड फ्रॉम देम, वो उनसे बचकर भागना चाहता है। सो इसलिए ही आस्क्स हार्ड ड्रिंक, वो मतलब हार्ड ड्रिंक होती है, मतलब तगड़ी वाली जो शराब है, स्ट्रॉन्ग शराब है, उसकी वो मांगता है। यांग्स शेकिंग हैंड्स विद गोरिल्ला, यांग का गोरिल्ला से हाथ मिलाना सिम्बोलाइजेस, प्रतीक है, दैट कि किल द एनिमल, कि आप जो जानवर आपके अंदर है उसको मार डालो, विद इन यू, यानी आपके अंदर जो जानवर है आप उसको मार डालो, और ही विल कनकर यू, नहीं तो वो आपको जीत लेगा। बट गोरिल्ला ऑल्सो रिजेक्ट्स हिम, लेकिन गोरिल्ला भी उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये एक रेफरेंस उस नाटक का है। और भी नाटक जो आपके पास हों, मान लीजिए द हेयरी एप आपके पास है, या मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा आपके पास है, या और कोई एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा आपने पढ़ा हो, आपके पास हो, तो आप उससे रेफरेंसेस दे सकते हैं अपने आंसर में। अगर डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है आपका, तो आप वो रेफरेंसेस दे सकते हैं, वहाँ के कैरेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं, आप कितना भी इस बारे में लिख सकते हैं, ये जो टॉपिक है इस पर। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।